Assalamu alaikum to everyone. This is Jahangir, and this is the last video that I'm sharing with you all guys related to your final examination. आप सबको पता है कि हमारे जो पाकिस्तान स्टडीज़ कोर्स है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक प्री पार्टीशन है और उसके बाद हम पोस्ट पार्टीशन को डील करते हैं। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो हमारे दोस्त हैं फ्राइडे सेक्शन वाले, उनके लिए जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इनमें जितनी भी आपका तो एग्ज़ाम पूरा का पूरा MCQs है, ऑब्जेक्टिव है। तो मैं जितनी भी टॉपिक्स हैं ओवरऑल मैं उन सारी टॉपिक्स की एक समरी आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों ने इसको सही तरह से सुनना है। जो डेट्स हों और डेट्स के अलावा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपने उनको अच्छी तरीके से आप लोगों ने नोट करना है। तो दो वीडियोस प्रोबेबली मैं बनाऊंगा अभी। एक जो है प्री पार्टीशन मतलब 1947 तक, वहाँ तक आपने जो MCQs हैं उसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं आपने वो MCQs उनमें से सेट करने हैं। बाकी जो है जो नेक्स्ट वीडियो है पोस्ट पार्टीशन वाली, वो जो मंडे और वेडनेसडे वाले जो क्लासेस हैं उन लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि उनको समझना और अंडरस्टैंड करना। अच्छा, ये कि प्री पार्टीशन में जैसे आपको इस कोर्स का पता है कि ये कोर्स शुरू होता है एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट। अब आपको बहुत इस बात का पता है कि पहले लेक्चर में आई थिंक दिस लेक्चर मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट फ्राइडे सेक्शन वालों के पास ये मैडम राहत ने डिलीवर किया था। बट उसके अलावा जो एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट, इस पर बहस है कि जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की जो सोसाइटी है वो किस तरह से डेवलप हुई, ये मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से आए, कैसे आए, और ख़ास करके जो इस्लामिक एक सोसाइटी बनती है सब कॉन्टिनेंट में वो उसके पीछे क्या रीज़न्स थे, क्या काजेज़ थे, और कौन सा जो फैक्टर था प्रीचिंग ऑफ इस्लाम पर्टिकुलरली वो इसमें ज़्यादातर इफ़ेक्टिव रहा। और उसके अलावा इसमें ये भी बात है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ की जो सोसाइटी थी इस्लाम के आने से या मुसलमानों के आने से पहले इस सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह था। तो बहरहाल यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ डेट्स बताना चाहता हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फॉर्मल इन्वेजन हुई है सब कॉन्टिनेंट में, वो आपको पता है कि सिंध से हुई। सिंध पे जो पहला जो इन्वेजन है वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। और उसके बाद जो ये मतलब एक फॉर्मल जो है मतलब इन्वेजन है मुसलमानों की सब कॉन्टिनेंट में। एक तो इस्लाम स्प्रेड होने का तरीका ये था, और दूसरा उसके अलावा जो तरीका है वो है प्रीचिंग के जितने भी सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और जो भी थे उनकी जो प्रीचिंग है, जो उन लोगों ने मतलब इस्लाम का मैसेज कैरी किया मुख्तलिफ लोगों तक। और दूसरा जो इफ़ेक्टिव तरीका था इस इन्वेजन के अलावा वो प्रीचिंग है। प्रीचिंग जो है उसकी एरा जो है वो 712 से शुरू नहीं होती, मतलब उसमें कोई इतना हमें इम्पॉर्टेंट बंदा कोई बिगनिंग में नहीं मिल रहा। पर बाकी जो सब कॉन्टिनेंट की जो सोसाइटी है उसमें जितने भी सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी सिलसिलात हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस्लाम को एक्सपांड करने के हवाले से। अच्छा, उसके अलावा जो एक तीसरा थर्ड जो तरीका है जो इस्लाम को स्प्रेड करने के हवाले से वो है ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग। आप सबको पता है कि सब कॉन्टिनेंट की जो मतलब एक लोकेशन है, यहाँ पे जो फॉरेनर्स जो यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं उसमें पोर्चुगीज़ आए हैं, इंग्लिश आए हैं, डच, फ्रेंच, चार जो मतलब बाहर से फोर्सेस आए हुए हैं। तो उनमें एक सवाल एक उठता है कि भाई ये लोग क्यों आए सब कॉन्टिनेंट में, इनको सब कॉन्टिनेंट में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उनको इम्प्रेस किया। तो उसमें यही बताया जाता है कि यहाँ सब कॉन्टिनेंट की जो सॉइल है वो बड़ी फर्टाइल है। उसके साथ साथ ये एक थ्रू आउट हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट जो है वो ट्रेड का एक हब रहा है। यहाँ पे ट्रेड जो है यहाँ पे मतलब एक ट्रेड मार्केट है जहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ के लोग आते थे जो यहाँ पे ट्रेड करते थे। ये दो जो है ना ट्रेड, और उसके साथ साथ यहाँ की जो सॉइल है, मतलब ट्रेड में इमेंस वेल्थ वगैरह ये इसमें भी आ जाती है। तो ये फोर्सेस थे जिनकी बेसिस पे फॉरेन फोर्सेस जो हैं सब कॉन्टिनेंट में आए थे, ये पोर्चुगीज़ वगैरह जो भी है उनकी मैं बात कर रहे हैं। तो सब कॉन्टिनेंट में
जैसे मैंने आपको बताया कि मुसलमान 712 में फार्मल जो इन्वेजन है वो मोहम्मद बिन कासिम की है। अब ये मुसलमान जो हैं आपको पता है कि ये चलते आ रहे हैं, इन्होंने हुकूमत की। उसमें कुछ डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने इसको सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने रूल किया है। उसमें अरब जो है उनके बारे में बताया जाता है कि 712 से लेके 200 साल उन्होंने हुकूमत की है। 200 साल उन्होंने हुकूमत की है। उसके बाद एक अरब डायनेस्टी है, उसे हबारी डायनेस्टी कहते हैं, जो 855 से लेके 1010 तक 1010 तक हबारी डायनेस्टी रही है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, उसके अलावा एक दूसरा बंदा है जो बड़ा मशहूर है, महमूद गजना, जिसके बारे में हमने क्लास में तो बड़ी इसके ऊपर बहस भी हुआ था, डिस्कशन भी हुई थी। महमूद गजना के हवाले से पूरी की पूरी जो हिस्टोरियन से पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट के वो डिवाइडेड दो हिस्सों में। जो हमारे मुसलमान राइटर्स हैं वो कहते हैं कि महमूद गजना जो सोमनाथ मंदिर था गुजरात में, उसके ऊपर जो उसका अटैक था वो बुनियादी तौर पे इस्लाम फैलाने वाली बात थी, या मुस्लिम एक सल्तनत जो है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए वो उसका इंटेंशन बुनियादी तौर पे यही था। पर जो हिंदुस्तान के जो राइटर्स हैं या जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि ही वॉज अ प्लंडरर, लूटर। उसका बुनियादी मकसद यही था कि उन्होंने लूटना था इन सारी चीज़ों को, और उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें जो लेके वो निकल गए। तो अब उनका जो महमूद गजना है, उन्होंने जो काफ़ी अटैक्स पहले भी किए थे, पर जो फाइनल अटैक है उसका वो 17th अटैक, कौन सा 17th अटैक है 1026 में उन्होंने अटैक किया है सोमनाथ मंदिर पे, जिसमें वो कामयाब हो चुके थे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी, और इनमें यहाँ पे जो हिंदुस्तान में जो हिंदू रूलर जो यहाँ पे इसके दौरान जो मतलब इसके बाद या इसी मतलब एरिया में जो रूल कर रहे थे, वो पहले पृथ्वी चौहान थे इसमें सब कॉन्टिनेंट में। तो उसके दौरान जो ये मुसलमानों की जो इन्वेजन्स आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, जैसे अरबों ने किए, फिर हमारी डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया। उसके बाद जो है महमूद गजना ने, ये मतलब सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान से वहाँ से ये बंदा आया हुआ था। तो इसी तरह जो मोहम्मद गोरी है, उसके बीच में उसके बीच में ये और मोहम्मद और पृथ्वी चौहान, इनके बीच में दो जंगें हुई हैं। एक जो जंग है बैटल ऑफ टेरेन, वो 1191 में हुई है पहली, और जो दूसरी जंग है वो है 1192 में। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी चौहान को हराया यहाँ पे। उससे पहली जो पहली वार हुई है 1191 में, उसमें पृथ्वी चौहान ने मोहम्मद गोरी को उन्होंने हराया था। तो बहरहाल उसके बाद जो है हम जो जिस बात को डिस्कस करते हैं कि मुसलमानों में जो मोहम्मद गोरी है, उन्होंने जब वो हुई है सक्सेस हुई, उसको सक्सेस मिली, फतह मिली, तो उनके बाद जो है थोड़े टाइम के बाद 1206 से, जैसे आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो मतलब यहाँ पे आ रही है। तो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि 5 सल्तनतें जिनको मतलब हम अभी डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत में पहले तो आपको पता है कि स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव के बाद खिलजी डायनेस्टी है, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी है, सैयद के बाद जो लास्ट है वो लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टी जो हैं इन्होंने यहाँ पे रूल किया है। और इन 5 के बाद जो आते हैं वो मुग़ल आते हैं। मुग़ल एम्पायर जो हैं, पहला उनका बाबर है, बाबर से लेके मतलब 1526 से लेके 1857 ये मुग़लों की एरा है। अब आप इसको एरा को थोड़ा देखेंगे ना कि 1206 से दिल्ली सल्तनत फॉर्मली शुरू हो रही है, 1206 से लेके 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत है। इसमें मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। और 1526 से लेके 1857 तक जो सब कॉन्टिनेंट में फॉर्मल रूल रहा है वो मुग़लों का रूल रहा है। अब उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहली डायनेस्टी जो है स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक, इस डायनेस्टी का जो टेन्योर है वो यहाँ तक है। उसके बाद एक खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 से लेके 1320 तक, इनकी जो मतलब टेन्योर है वो तकरीबन कोई 30 साल तक बन जाता है। अच्छा, खिलजी के बाद जो है थर्ड जो डायनेस्टी है वो है तुगलक डायनेस्टी है। तुगलक डायनेस्टी जो है 1320 से लेके 1414 तक, ये इनका टेन्योर यहाँ तक है।
अच्छा, उसके बाद जो है वो सैयद डायनेस्टी है। सैयद डायनेस्टी में जो उनका जो टेन्योर है वो 1414 से लेके 1451 तक जो है इनका टेन्योर आता है, इनका सैयद्स का। लास्ट जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में वो है आपकी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो है 1451 से लेके 1526 तक जो है वो है लोधी डायनेस्टी। अब आप इस बात को समझिए कि मुग़लों से पहले यहाँ पर जो हुकूमत थी, जो लास्ट डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? वो लोधी डायनेस्टी थी लास्ट जो है। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस्लाम जो स्प्रेड है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि 3 तरीक़ों से हुआ था, और मैंने बिगिनिंग में ये बात भी की थी कि जो सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड थी। 4 हिस्सों में यहाँ पे जो 4 कास्ट सिस्टम में मिलते हैं वो कौन से हैं? ब्राह्मण हैं, उसके अलावा काश्तरिया हैं, वैश्या, और उसके साथ साथ शूद्रास। ये 4 कास्ट हैं, और इन चारों के जो स्ट्रक्चर है उन चारों का अलग है। ब्राह्मण आपको पता है कि रिलीजियस और प्रीस्ट जो है क्लास है, ये उसमें सारे के सारे इसमें आते हैं। काश्तरिया जो हैं, काश्तरिया में आपके मिलिट्री जनरल्स, कमांडर्स, किंग्स वगैरह वो इसमें आते हैं। सेकंड में काश्तरिया में। वैश्या जो है उसमें आपके ट्रेडर्स, पेंटर्स, मुख्तलिफ जो मतलब समझो कि मिडिल क्लास वाला जो सीन है वो आपके उसमें वैश्या में आ जाते हैं। और जो लास्ट जो सोसाइटी में जो एक कास्ट है वो है कि शूद्रास जो हैं उनको लोअर कास्ट समझा जाता था वहाँ पे इंडियन सोसाइटी में। ये 4 कास्टें हैं। इन 4 कास्टों के जो सिग्निफिकेंस है या उनका जो उनके चारों जो डिफरेंट रोल्स हैं आपने उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अच्छा, इस सोसाइटी में जो सबसे बड़ी बात थी, कहते कि भाई इस्लाम के स्प्रेड होने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह थी वो क्या थी? जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 जो कास्ट सिस्टम था, इन कास्ट सिस्टम में मतलब एक किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रीवेल तो कर रही है। तो हिस्टोरियंस बताते हैं कि इस्लाम जब सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुआ तो जो इस्लाम में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स था, जो अट्रैक्टिव जो बात थी वो इक्वालिटी की थी, कि इस्लाम में कोई बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चरली कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। जो मैंने आपको बताया भी था कि जो प्रॉफिट का जो लास्ट सरमन है उसमें उन्होंने कहा था कि वी ऑल आर इक्वल, कोई अरबी जो है अजमी से ऊपर नहीं है, या अजमी जो है अरब से ऊपर नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है वो है कि सबसे सुपीरियर वो है जो पायस है। तो बहरहाल ये जो एक स्लोगन है या इस्लाम का जो स्ट्रक्चर है, इसने सब कॉन्टिनेंट की जो सोसाइटी है उसमें उनको लोगों को बड़ा इम्प्रेस किया, ख़ास करके औरतों को, क्योंकि इस समाज में पर्टिकुलरली एक कस्टम थी जो मैंने आपको बताया था कि सत्ती जो कस्टम है वो उसमें इस तरह आपको पता होगा कि आजकल तो नहीं होती, पर ये पुराने ज़माने की बात है कि उसमें औरतों को ज़िंदा जलाया जाता था कि उनके हस्बैंड अगर मर जाएं तो उनको भी मतलब ख़त्म किया जाता था। इसके अलावा एक और भी राजपूत ऑफ ओडिशा एक इलाका है, वहाँ पे उनके जो गॉडेस हैं, मतलब खुदा हैं, उनके जो मतलब उनके टाइप्स हैं, उनमें एक ना काली माता एक गॉडेस है, जिनको अपीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए वो लोग बलि मतलब देते, कुर्बानी करते थे। उस कुर्बानी में भी जो नौजवान लड़कियां हैं उनको वो सेक्रीफाइस करते थे। तो बहरहाल इस तरह की जो सोसाइटी है, ख़ास करके सत्ती वाली जो कस्टम जहाँ पर हो, तो इसमें जो है इस्लाम एक वाज काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स जिसकी बेसिस पे यहाँ पे इस्लाम जो है स्प्रेड हुआ है। अब हम आते हैं इससे आगे, इस सब कॉन्टिनेंट वाली सोसाइटी दे कि भाई पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसके क्या थे, या उसके अलावा सोशल इम्पैक्ट क्या थे, या जो भी है। बहरहाल पॉलिटिकल इम्पैक्ट में जो सबसे बड़ी बात है वो जो स्मॉल किंगडम्स में ये सोसाइटी डिवाइडेड थी, स्मॉल किंगडम थे छोटे छोटे। तो जैसे ही इस्लाम आया तो उन्होंने उसको एक सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे मिली। सोशली आप देखेंगे कि जो फुल ड्रेस है यहाँ पे लोग जो हैं उनके पास मुकम्मल ड्रेस यहाँ पे लोग नहीं पहनते थे। तो मुसलमानों की जो एक हैबिट है या उनकी जो एक कल्चर में एक चीज़ थी कि मुकम्मल जो ड्रेस है वो सब कॉन्टिनेंट में वो मुसलमान यहाँ पे लेके आए, तो उस बात को भी यहाँ के लोगों ने कॉपी किया। उसके अलावा जो आर्ट है, स्ट्रक्चर है, कल्चर है, या इन सारी चीज़ों में मुसलमानों के जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो भी हैं उन्होंने भी इनको बड़ा इम्पेक्ट किया है इस सोसाइटी में। उसके अलावा जो हैं मुसलमान रूलर तो मैंने आपको पहले ही बता दिए।
अब हम आते हैं कि जो डाउनफॉल है मुसलमानों का, जो डाउनफॉल है वो तो खैर आपको मुग़ल एरा में आपको थोड़ी बहुत समझा कि उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि उनका डाउनफॉल क्या हुआ। उसके बाद जो है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, उसमें 4 बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके ना एक शेख अहमद सरंदी जो मुग़ल एम्पीरियर जहांगीर के दौर में थे, और उनकी जो पैदाइश है वो है 1564 से लेके उनका जो टेन्योर है वो है 1624 तक। ये शेख अहमद सुरंदी का टेन्योर है, और इसे मुजद्दद अल्फ सानी भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है मुग़ल एम्पीरियर जहांगीर उनको काफ़ी खतूत वगैरह लिखे थे, और इन्होंने जो है सूफीज़म में जो रिफॉर्म्स की जो बात है, एक जो पहला कॉन्सेप्ट है वहदतुल वजूद वाला, तो वहदतुल वजूद के काउंटर में इसने अपना एक मतलब नज़रिया दिया था, वो था वहदतुल शहूद। तो वो भी एक बड़ा बहस था इसमें इनकी इसकी एरा में। और उसके अलावा जो दूसरी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में जो बंदा था फ़राइज़ी मूवमेंट वो बांग्लादेश बंगाल उसका बुनियाद था, बेस उनका वहाँ था। पीजेंट्स वगैरह जो भी उनके जो राइट्स वगैरह जो पर्टिकुलरली लैंडलॉर्ड्स जो उनको उनके राइट्स को ज़ब्त करते थे, तो उनकी फेवर में उन लोगों को या मुसलमानों को पर्टिकुलरली रिवाइव करने के हवाले, उनके प्रोटेक्शन के हवाले से फ़राइज़ी मूवमेंट जो है वो बंगाल से शुरू हुई थी। इसका जो बानी था वो आपको पता होगा कि हाजी शरीयतुल्लाह, और इसके 2 बेटे थे तीतू मीर और दुदू मियाँ। ये 2 जो थे उनके इसके वफ़ात के बाद इन दोनों ने इस मूवमेंट को आगे लेके गए। उसके अलावा जो इसमें रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में बंदा है वो सैयद अमन शहीद जो बरेलवी, उसकी जो मूवमेंट है वो भी मतलब एक बड़ी इफ़ेक्टिव मूवमेंट रही है। और जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में इस मूवमेंट के बाद जनरेट हुआ है। इस मूवमेंट में ज़्यादातर जो फोकस था वो मुसलमानों को जिस चीज़ पे दिलाया गया वो तौहीद का कॉन्सेप्ट था, कि जो पॉलीथीज़म जो है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ना था और मुसलमानों को इन सारी चीज़ों से बचाना है। और तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो अमन शहीद बरेलवी का बुनियादी तौर पे इस मूवमेंट का मकसद था। और उनको जो डोमिनेशन थी पर्टिकुलर जो सिखों की डोमिनेशन कहाँ पर KPK में, उसके साथ साथ पंजाब में उनको टारगेट ये था कि उन लोगों की डोमिनेशन को वहाँ से ख़त्म करना है। तो बहरहाल वो आपको पता है कि उसकी जर्नी के दौरान उन्होंने पीर पागारो सिंध के जो एक बड़े एक ऐसे समझो कि सियासी रहनुमा हैं, उसके साथ साथ रिलीजियस रहनुमा भी हैं। उनके बाद 1826 में वो बंदा गया भी था और उनसे हेल्प ली थी, अपनी जो फैमिली है वहाँ पे उन्होंने छोड़ी थी। और उनके जो हुर हैं जो उनके पीर पागारों के, वो उन हुर मुजाहिदों ने भी उनको इनकी जो स्ट्रगल थी, जो आर्मी जो असेंबल हो रही थी उनमें उनको सपोर्ट किया था। उसके अलावा जो इनका एक हेडक्वार्टर वो नौशेरा बालाकोट मुख्तलिफ वो ट्रैवल करते रहे हैं। बहरहाल जो इनकी जो मूवमेंट का बुनियादी मकसद था वो तौहीद के ऊपर फोकस था, इनका पॉलीथीज़म का ख़ात्मा करना है। अब इसमें यह हुआ है कि जो आखिर में इनके साथ जो इनको जो शिकस्त हुई है, गुलाब सिंह जो थे उन्होंने 2 बंदों को रिश्वत ज़ैन यार और यार मोहम्मद, 2 नाम इनको आप कंफर्म कीजिएगा कि इन 2 नाम ये जो 2 बंदे थे उनको ब्राइब किया है वाट एवर। इसके दौरान ये मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, उनके साथ जंग होती है। तो ये मतलब वो कोई 80,000 कोई लोग उनमें से सिर्फ 300 बचते हैं, बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। जो उसके अलावा एक और बंदा था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में, वो सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान को एक इंटेलेक्चुअल जेम ऑफ मुस्लिम भी कहा जाता है। और जितने भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हैं उन सब में जो सबसे बड़ी इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग और एक रैशनल किस्म की मूवमेंट थी वो उसको अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद ख़ान की जितने भी एफ़र्ट्स हैं उनको अलीगढ़ मूवमेंट ही कहते हैं। और ये मूवमेंट जो है पर्टिकुलरली शुरू होती है 1857 की जो वार है, जंग है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो मुसलमानों को पर्टिकुलरली ये कंसीडर किया गया कि दे आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपराइजिंग इन सब कॉन्टिनेंट।
तो उसमें जो ये एक स्लोगन था उनका ब्रिटिश का कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं, तो मुसलमानों को बाद में उन्होंने दे पुश्ड मुस्लिम्स अंडर द कारपेट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन एवरी एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो उसके बाद जो है एक जो रे ऑफ होप है वो सर सैयद अमन खान मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और उनकी रिफॉर्म्स के हवाले से सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, एजुकेशनली मुसलमानों के लिए जो खिदमत अपने देते हैं उनको अब हम अलीगढ़ मूवमेंट तस्वर करते हैं। अब उनमें जो सियासी खिदमत हैं, पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि उनका जो मशहूर किताब है असबाब बगावत हिंद, काजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये उन्होंने फ़ौरन उस जंग के बाद लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर ज़िम्मेदार हैं जंग के तो उसके साथ साथ हिंदू भी ज़िम्मेदार हैं। मुसलमान अलोन दे कैन नॉट बी कंसिडर द रियल काज बिहाइंड द अपराइजिंग। तो उन्होंने एक बैलेंस अप्रोच रखी जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को इक्वली ट्रीट किया। उसके अलावा उनके जो दूसरे मशहूर जो किताब हैं सर सैयद अहमद खान के, असरारुल संदीद, उसके अलावा तहज़ीबुल अखलाक, और उसके अलावा जलालतुल कुर्ब, आइन अकबरी, मुख्तलिफ़ किताबें उनके, और बर्द उनकी जो मशहूर किताबें जिसमें तहज़ीबुल अखलाक, उसमें सोशल दयानतदारी की उन्होंने बात की और उन्होंने मुसलमानों को जो आपस में जो हम रहते हैं या उसमें खाने पीने या तहज़ीब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो तहज़ीबुल अखलाक उस किताब में उन्होंने मुसलमानों को समझाई। उसके अलावा लायल मोहम्मदन पम्फलेट उन्होंने लिखा। उन्होंने अगेन इट वाज रिकॉन्सिलेटरी एफर्ट बिटवीन एंग्लो एंड मुस्लिम के, उनके बीच में जो नफ़रत उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस किताब को भी, इस पम्फलेट को लिखा, जिसमें उन्होंने अगेन ये बात की कि वह मुसलमान जो हैं उन्होंने सर्विसेज दिए उनके ब्रिटिशर्स के लिए, तो बहरहाल उनको आप गद्दार मत समझें। अच्छा, उनकी जो एजुकेशनल एफर्ट्स हैं सर सैयद अहमद खान के, उसमें जो है 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है, जिनके पहले जो हेडमास्टर थे हेनरी सिडोन थे, और ये स्कूल जो है इसके दौरान लॉर्ड लिटन जो थे वाइसरॉय थे, और लॉर्ड लिटन ने इनके इनॉग्रेशन के दौरान 10,000 रुपये एड भी दी थी, जिसमें मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है वो ओपन हुआ था। वाइसरॉयज़ में आपको बता देता हूँ कि मैंने क्लास में बताया था कि यहाँ पे जो वाइसरॉय थे MAU स्कूल की इनॉग्रेशन में लॉर्ड लिटन थे। अब लॉर्ड लिटन से पहले जो थे वो नॉर्थ ब्रूक थे, मतलब 72 से लेके 76 थे। उससे पहले जो था लॉर्ड मायो, उससे पहले जो था वो लॉर्ड लॉरेंस थे, लॉर्ड लॉरेंस से पहले लॉर्ड एलन वन, और लॉर्ड एलन वन से जो पहला जो वाइसरॉय वो लॉर्ड कैनिंग है। मतलब फर्स्ट वाइसरॉय जो हैं सब कॉन्टिनेंट में वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब उसको मैंने तो रिवर्सल ऑर्डर में बात की। अब देखें, पहले लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद लॉर्ड एलन वन, उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस, फिर लॉर्ड मायो, लॉर्ड नॉर्थब्रूक। लॉर्ड नॉर्थब्रूक के बाद जो बंदा है वो लॉर्ड लिटन है, जिसने इसको MAU स्कूल को इनॉग्रेट किया है। अब ये जो स्कूल है ये कॉलेज में कन्वर्ट हुआ है 1877 में, और यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है 1920 में, जब सर सैयद अहमद खान की वफ़ात हो चुकी थी। सर सैयद अहमद खान जो पैदा हुए थे 1817 में अक्टूबर में पैदा हुए थे, और मार्च 1898 में उनकी वफ़ात हो गई, और उनको जो दफनाया गया था अलीगढ़ कैंपस में ही उनको दफनाया गया था। अच्छा, उसके बाद मुसलमानों को उन्होंने सियासत से मना किया कि आप पहले एजुकेशन हासिल करें, अच्छी एजुकेशन जो हासिल करेंगे तो अच्छी आप सियासत कर सकेंगे। तो बहरहाल उसके बाद जो है सियासत का जो बुनियादी तौर पे एक जो कॉन्सेप्ट है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, फॉर्मल जो पार्टी उसमें सब पार्टी में मुसलमानों को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, जो 1906 में बनती है, और उनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे। इनको जो आइडिया जिसने मतलब बात को मतलब आगे लेके गए थे, जिसने सिर्फ जनरली डिस्कस किया था, वो वकारुल मुल्क थे। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की थी 1906 वाली, ढाका में जो हुई थी। तो इस बात को, इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाली बात को जो मूव किया जिस बंदे ने, वो नवाब सलीमुल्लाह थे। और उसके बाद जो है 1906 में ये जो पार्टी बनती है, और इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे, और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसमें 60 लोग थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इसमें कमेटी में। अच्छा, उसके अलावा जो इसके दौरान 1906 के दौरान एक साल पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसमें जो वाइसरॉय थे
वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने मतलब इस बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड किया। ईस्ट बंगाल में मुसलमान मेजॉरिटी में आए थे और वेस्ट बंगाल में हिंदू जो हैं वो उसमें थे। मुसलमानों की मेजॉरिटी किस में थी? ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट बंगाल में। तो इट वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स के वो पार्टीशन को रिवर्स करवाना चाहते, जिसके खिलाफ जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे या गोखले, उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई थी स्वदेशी बर्तानिया के खिलाफ, और वो 1911 में जाके ये पार्टीशन एनलमेंट इसको वापस लिया गया था। बहरहाल इसके आगे जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो इसमें एक और टॉपिक हो सकती थी। बहरहाल जनरली तो हमने खिलाफत मूवमेंट को भी डिस्कस किया था, और उसके अलावा 1935 एक्ट को और लाहौर रेजोल्यूशन को। बहरहाल ये जो एरियाज़ जो अभी तक मैंने डिस्कस किए आप इनको देखें। अब इनके बाद इसके बाद जो हैं जिस एरिया को मैं अभी डिस्कस करूँगा वो एरा है पोस्ट पार्टीशन। जो मेन टॉपिक्स है हमारी इसमें फर्स्ट एरा में प्री पार्टीशन में जो आपसे आपके सिलेबस रिलेटेड हैं मैंने उनको डिस्कस कर लिया, और उनमें जितनी भी इवेंट्स वगैरह मैंने उनमें बात की आप लोगों ने उनको सही से देखना है और सही से सुनना है। आपने जब ये बात सुन रहे हैं तो उसके दौरान आपने पेन और पेज आपके हाथ में होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है आपने उनको नोट करना है। अब आखिरी जो इसमें मैंने मुग़ल एरा थोड़ा बहुत जो स्किप करके आया हूँ। मुग़ल एरा में पहला जो बंदा था, मुग़लों से पहले जो डायनेस्टी थी यहाँ पे वो कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी थी। पहला मुग़ल एम्पायर कौन था? बाबर थे। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये 1526 की बात है, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उन्होंने लड़ी। पानीपत एक इलाके का नाम है, हरियाणा एक स्टेट है उसमें हिंदुस्तान में, उसमें ये इलाका आता है। पानीपत सुन के आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो बाबर के बाद जो बंदा है वो है हुमायूं। हुमायूं के बाद जो है शेर शाह सूरी आते हैं। मैं इनका आपको टेन्यूर भी बताता हूँ। 1526 से लेके 1530 तक बाबर हैं, और बाबर के बाद हुमायूं जो है हुमायूं वो 1530 से लेके 1540 तक हैं। और उसके बाद शेर शाह सूरी आते हैं। शेर शाह सूरी ने 1540 से लेके 1545 तक, और उसके बाद जो है उनके बेटे इस्लाम शाह मुख्तलिफ जो उनके आते हैं, फिर वो 1554 तक जो है वो चलते हैं। अगेन हुमायूं इन सारे जो है इनको रिकैप्चर कर लेता है, 1 साल के लिए फिर से वो हुकूमत करता है। उसके बाद जो है इन इस्लाम शाह या जो शेर शाह सूरी के जो लोग हैं उनके बीच में और अकबर मुग़ल के बीच में, उनके लोगों के बीच में एक बैटल होती है। उसको बैटल हो गए थे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो 1556 में वो हुई है। और इन्होंने अकबर मुग़ल उनकी जो फोर्सेस थे हिमू या उन्होंने उनको शिकस्त दी, और अकबर जो हैं वो फार्मली रूल करते हैं सब कॉन्टिनेंट इस मतलब पूरे एरिया को। और ये है 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इसका जो टेन्यूर है 1557 से लेके अकबर का वो है 1605 तक। इसके बाद जो बंदा है अकबर के बाद वो है मुग़ल एम्पायर जहांगीर। 1605 से लेके 1627 तक ये बंदा है। उसके बाद जो दूसरा बंदा है जो इसके बाद आता है वो है उसका नाम है शाहजहां। 1627 से लेके 1657 तक जो है वो शाहजहां है, और 1657 से लेके 1707 तक जो है औरंगज़ेब है। ये मुग़ल एम्पायर जो हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर थे वो यही लोग हैं। उसके अलावा बाकी जो आते हैं वो इतने मतलब सिग्निफिकेंट उनकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, या वो बाकी जो थे डाउनफॉल के काजेज़ के पीछे भी यही तकरीबन बाकी उनके वही लोग थे जो अपने एम्पायर को वो कंसोलिडेट नहीं कर सके। उनकी जो कोर्ट्स हैं उनमें जस्टिस के बदले वहाँ पे एंटरटेनमेंट वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी। और उसके अलावा जो एक और भी जो तस्वर किया जाता है कि डाउनफॉल के पीछे जो रीज़न है वो औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ हैं, अब 25 साल तक वो उसमें दक्खन में साउथ इंडिया में स्टेट ऑफ गोलकंडा और बीजापुर उनमें उन्होंने अपने
एफर्ट्स लिए। तो इसमें यह हुआ कि साउथ पे जब उन्होंने फोकस किया तो नॉर्थ उनके पास से पीछे से चले गई। मुसलमानों की डाउनफॉल के पीछे जो यूरोपियन फोर्सेस हैं, पावर्स हैं, उनका आना सब कॉन्टिनेंट में, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस के मुसलमान यहाँ पे डाउनफॉल हुए हैं। अब ये प्री पार्टीशन वाली जितनी भी एरा है, इसमें हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं, आपने इनको फिर से सुनना है, सही से सुनना है। आप इनमें से जितने भी मेजर इवेंट्स हैं, जो भी हमने बात की है, उनको आप अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको पोस्ट पार्टीशन जो है उनमें उस पोस्ट पार्टीशन को मैं इसी तरह डिस्कस करूंगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करूंगा और अयूब एरा को डिस्कस करूंगा। उसमें जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके साथ साथ जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, पर्टिकुलरली उनका जो बड़ा मशहूर था। और उसके बाद जो है फॉर्मल जो डेमोक्रेसी की बिगनिंग हो रही है, वो जेड भुट्टो एरा को मैं देखूंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है वो उनकी बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। उसके अलावा जो उनकी जो नेशनलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बैंक्स, लेबर पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, बड़ा ही वॉज अ ग्रेट लीडर इन अक्रॉस द हिस्ट्री। उसके अलावा इनमें उनकी उन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम जनरल ज़ियाउल हक को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने जो मार्शल लॉ गई थी वो कौन सी मार्शल लॉ थी और कौन से साल में लगी थी, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें ख़ास करके जो इस्लामाइजेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस्लामाइजेशन में मेन इवेंट्स कौन से थे, और उसके अलावा बेनज़ीर अगेन रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फर्स्ट मुस्लिम लेडी जो है वो मुसलमान दुनिया की वो प्राइम मिनिस्टर बन रही है, और वो नवाज़ शरीफ उनके बाद हैं। फिर से बेनज़ीर नवाज़ शरीफ, ये मतलब दो बार उन्होंने हुकूमत की है। उसके बाद अगेन एक मिलिट्री का बंदा आ रहा है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, यहाँ तक मतलब मुशर्रफ तक। और उसके अलावा जो दूसरी टॉपिक है कल्चर ऑफ पाकिस्तान और स्ट्रेटजिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी हो गई, उसमें एनवायरनमेंट है। मैं इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ।